हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं समुच्चय। इसमें हम लोग का 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। 5वां लेक्चर हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे हम लोग का घात समुच्चय। कि घात समुच्चय क्या होता है, इसको हम लोग अंग्रेजी में पावर सेट बोलते हैं। पावर सेट जैसे कोई समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय ए का घात समुच्चय का अर्थात कोई समुच्चय ए है, उसके जितने उप समुच्चय बन सकते हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, उसके घात समुच्चय। इसे पीए से प्रदर्शित करते हैं। पीए में प्रत्येक अवयव स्वयं एक समुच्चय होता है, मतलब इसमें जितने भी अवयव आएंगे वो सभी स्वयं ही एक समुच्चय होंगे। जैसे एग्जांपल की अगर हमने ले लिया यहाँ पे 1 2 3, ठीक, इस प्रकार से ले लिया तो हमसे यहाँ ये पूछा जाए बताओ इसके घात समुच्चय क्या है। तो अगर हम ऐसे बना के दिखाते हैं घात समुच्चय तो पीए बराबर हो जाएगा, सबसे पहले से घात समुच्चय बनेगा 5, दूसरा 1 2 और बनेगा 3, फिर 1 और 2 बन जाएगा, 1 3 बन जाएगा और 2 3 बन जाएगा और स्वयं जो है 1 2 3 भी इसका समुच्चय होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि घात समुच्चय कहने का मतलब जितने भी इसके अवयव थे, जितने भी ए के अवयव थे वो सभी खुद ही एक समुच्चय बन गए। और पीए में समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए समुच्चय की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है 2 की पावर n, जहां n क्या अवयवों की संख्या है। 1 2 3 अवयव भाग 3 कर तो कितना मिल जाएगा 8। 3 बार गुणा कराओगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से 8 अवयव हम लोग को मिल गया है। तो घात समुच्चय का मतलब यही है कि हम लोग को ये चेक करना होता है कि इसके कितने उप समुच्चय बन सकते हैं। ठीक, जितने उप समुच्चय संभव है उनको बना के दिखा देना है। अगर पूछा गया कितने समुच्चय बन सकते हैं तो इस प्रकार से दिखा देंगे, नंबर्स को पूछा गया है तो, और कहा गया बना के दिखाइए तो इस प्रकार से हम लोग बना के दिखाएंगे। तो अगला टॉपिक है हम लोग का समष्टीय या सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसमें क्या है कि यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय हो तो इस निश्चित समुच्चय को समष्टीय समुच्चय कहते हैं। कुछ नहीं समझ में आया? यहाँ ये कहा गया है कि कई सारे मान लो समुच्चय दिए गए हैं और एक समुच्चय ऐसा दिया गया है जिसके लिए वो सभी उसके उप समुच्चय बन जाए। जैसे यहाँ समझते हैं कि एग्जांपल के लिए हमने ले लिया कि a बराबर दिया गया 1 2 3, b बराबर दिया गया है 3 4, c बराबर दिया गया है 4 5 6, ठीक, ऐसे दिया गया है और एक यूनिवर्सल सेट दे दिया गया, मतलब सार्थक समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि ए बी सी के लिए जो ये यू है, ठीक, यूनिवर्सल सेट है कि इस यू के लिए सभी क्या है उप समुच्चय है, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। ठीक, कहने का मतलब ऐसा समुच्चय जिसके लिए सभी क्या बन जाए उप समुच्चय बन जाए वो कहलाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। इसे हम लोग U से निरूपित करते हैं। और यहाँ पे इसका हम लोग जब वेन आरेख बनाएंगे तो वहां इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और बहुत ही सिंपल है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली हल करते हैं और पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में क्या कहा गया है, रिक्त स्थानों में प्रतीक, किसका प्रतीक है, उचित उप समुच्चय का, ठीक, अर्थात प्रॉपर सबसेट या नॉट प्रॉपर सबसेट भरकर सही कथन बनाइए। तुम्हें पता चलना है कौन किसका उचित उप समुच्चय है और नहीं है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं उचित उप समुच्चय की परिभाषा क्या थी, यदि ए और बी दो समुच्चय है तो ए का अवयव अगर बी में, ए के सभी अवयव अगर बी में है, ठीक, ए के सभी अवयव अगर बी में है और बी में कुछ ऐसा अवयव है जो ए में नहीं है तो हम कह देंगे कि वो उचित उप समुच्चय है। तो देखो यहाँ ए के सारे अवयव बी में है, अर्थात इस पहले वाले के अवयव
सारे इसमें है, 2 है, 3 है, 4 है, और कुछ अवयव ऐसे भी है जो ए में मतलब कि पहले बी वाले में नहीं है। तो यहाँ हम लोग बांटेंगे कि उचित उपसमुच्चय है। ठीक, अरे देखते हैं ए बी सी, यहाँ पे ए देखो नहीं है, तो इसका मतलब ये उचित उपसमुच्चय नहीं है। फिर कहा गया है आपके विद्यालय की, यह इस प्रकार से है कि आपके विद्यालय की एक कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ठीक, यक्स क्या है, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और दूसरा कहा गया है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। देखो विद्यालय में बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, मान लो विद्यालय है उसमें बहुत सारे बच्चे होंगे, और फिर कहा गया उसी में एक कक्षा 11 का भी विद्यार्थी होगा। ठीक, तो इसका मतलब जो ये विद्यार्थी है किसका है, इसी विद्यालय का तो ही है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, अर्थात उचित उपसमुच्चय है। अगला किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, मान लो ये समतल है, उसमें स्थित एक वृत्त है, और अगला कथन कह रहा है एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब समतल में वृत्त होगा तो कई प्रकार के वृत्त हो सकते हैं यहाँ, लेकिन फिर अगले वाले में कहा गया है एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, मतलब 1 इकाई है, तो इसका मतलब इसमें ज्यादा वृत्त होंगे और इसमें कम होगा, तो इसका मतलब प्रॉपर सबसेट नहीं है। आई बात समझ में? फिर से देख लो, यहाँ का है किसी समतल में स्थित एक वृत्त, यहाँ कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि उसकी त्रिज्या कितनी होगी, वो कुछ भी त्रिज्या का हो सकता है, मान लो ये 1 सेंटीमीटर का है, या 1 इकाई का है, ये 2 इकाई का है, ये भी 1.5 इकाई का है, ऐसे करके समतल में किसी भी प्रकार का वृत्त बना सकते हैं। लेकिन जो अगला हम लोग को समुच्चय मिलेगा उसमें सिर्फ एक ही प्रकार का वृत्त है 1 सेंटीमीटर का, तो मतलब कि इसमें के सारे अवयव इसमें नहीं है, ये इसमें है, तो इसका मतलब ये हम लोग का प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, कहा गया किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, एक समतल है उसमें स्थित एक त्रिभुज बना दिए। अगला है कि समतल में स्थित एक आयत है, अब समतल में स्थित एक आयत बना दिए, तो इसका कोई भी मैच नहीं है, अर्थात क्या ये इसमें है, नहीं है, क्योंकि यहाँ का किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, त्रिभुज हो गया, और अगला किसी समतल में स्थित एक आयत, तो क्या ये त्रिभुज इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये त्रिभुज इसमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये मान लो ए समुच्चय और ये बी समुच्चय है, तो क्या ये इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी उचित उपसमुच्चय। तो 6 क्वेश्चन में कहा गया है कि समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, एक समतल है उसमें क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक, समबाहु त्रिभुज बना दिए। अगला है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, अब अगला जो समतल है उसमें एक त्रिभुज है, अब वो त्रिभुज कैसा भी हो सकता है वो समद्विबाहु हो सकता है समबाहु हो सकता है विषमबाहु हो, कोई भी त्रिभुज हो सकता है। इसका मतलब ये जो समबाहु त्रिभुज है इस वाले में ये मिल जाएगा, हम लोग कह सकते हैं कि ये उचित उपसमुच्चय है। अगला है एक समप्राकृतिक संख्या है, ठीक, पहले में समप्राकृतिक संख्या और अगला मिल गया एक पूर्णांक है, तो क्या प्राकृतिक संख्याएं समप्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, 2 4 6 8 ऐसे ही मिलती जाएंगी ये वाले में। अगले में कहा गया है एक पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होता है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये समप्राकृतिक संख्याएं हो गई और ये क्या हो गई, पूर्णांक हो गया। तो क्या ये समप्राकृतिक संख्याएं इसमें मिलेंगी, हाँ मिल जाएंगी, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, उचित उपसमुच्चय हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कौन सा उचित उपसमुच्चय होगा और कौन सा नहीं होगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं, क्या कहा गया यहाँ पे कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो यहाँ दिया गया ए बी है पहला सेट, उचित उपसमुच्चय नहीं है बी सी ए का, तो क्या ये सत्य है, नहीं ये असत्य, क्योंकि देखो ए भी इसमें है और बी भी इसमें है। जब पहले
समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में होते हैं तब वो बन जाता है हम लोग का उचित उप समुच्चय। तो ये अपना हो जाएगा असत्य, ठीक, क्योंकि उचित उप समुच्चय है और यहां दिया गया है कि नहीं है, तो ये सत्य हो गया। अब अगला दूसरा कहा गया ए और ई, पहले में है ए और ई, फिर उचित उप समुच्चय है यस अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, इधर दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर क्या होते हैं? ए ई आई ओ और यू, इस तरह से होते हैं। तो क्या ए मिल रहा है हम लोग को? हाँ, ए मिल रहा है, देखिए ये बनाया गया है ए, तो ए इसमें है और ई भी है और यहां कहा गया है उचित उप समुच्चय है, तो इसका मतलब ये सत्य है हम लोग का, ठीक, सत्य है। इसमें देखो 1 2 3 1 3 5 दो नहीं है और कह रहा उचित समुच्चय दो है, तो उचित समुच्चय नहीं हो सकता क्योंकि पहले के सभी अवयव दूसरे में होने चाहिए, इसलिए क्या हो गया? असत्य हो गया। अगर देखो ए उचित उप समुच्चय है इसका ए बी सी का, तो हाँ ये भी सत्य है। क्यों? क्योंकि इसके पहले का अवयव दूसरे में है और कुछ अवयव ऐसे भी है जो पहले में नहीं है, तो इसलिए अपना ये बन गया उचित उप समुच्चय, सत्य हो गया। अब कहा गया ए अवयव है अर्थात एलिमेंट है ए बी सी का, तो ये अवयव नहीं है, ये क्या है? समुच्चय है। ये अवयव तब होता है जब ब्रैकेट नहीं बनाया गया होता कि ए अवयव है ए बी सी का। अभी तो ये क्या बन गया? समुच्चय बन गया, इसलिए ये असत्य है। अगले में कहा गया है कि यस इस प्रकार से है, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? 6 से कम, मतलब कि क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 इधर दिया गया है और फिर सबसेट है यस एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो 36 कौन विभाजित करेगा? 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा और 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 करेगा और ऐसे ही अंक आते जाएंगे, अनंत तक नहीं आएंगे लेकिन कुछ 36 तक तो आएंगे। यहाँ पे हम लोग चाहे तो 36 लिख लेते हैं। अब देखो क्या यहाँ के सारे अवयव इसमें मिल रहे हैं? नहीं, 5 नहीं मिल रहा है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। 5 नहीं मिल रहा है इसलिए ये असत्य है। तो इस प्रकार से हमने सत्य सत्य देखा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो तीसरे प्रश्न में भी हमें एक समुच्चय दिया गया है, कहा गया ए बराबर 1 2 3 4 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा नहीं है और क्यों है ये भी बताना है। जैसे यहाँ पहला दिया गया है कि 3 4 उचित उप समुच्चय है ए का, तो क्या ये उचित उप समुच्चय है ए का? ये असत्य है। अब कहोगे क्यों असत्य? क्यों? ब्रैकेट भी है, तो ब्रैकेट जो आया हुआ है वो इसके यहां से आया हुआ है, ठीक, पहले से ब्रैकेट था। अगर हम बाहर निकाल के ब्रैकेट बनाते तब तो ये सत्य हो जाता। इस तरह से जो लिखा गया है ये इसका एक अवयव है। हमने बताया था कि जो भी किसी समुच्चय के अंदर लिखा जाएगा वो उसको अवयव माना जाएगा। तो ये इस तरीके से लिखा गया 3 4, तो ये एक अवयव है और कहा गया है सबसेट है, तो ऐसा नहीं है कि क्या हो जाएगा? असत्य है, क्योंकि यहाँ भी एक अवयव है। अब यहाँ देखो 3 4 एलिमेंट है ए का, तो हाँ ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है, क्योंकि ये इसका एक अवयव है, हम लोग को दिख रहा है ये इसका एक अवयव है। मैं बताया था कि जो अवयव होते हैं तो समुच्चय के अंदर कॉमा लगाकर लिखा जाता है, तो बिल्कुल कॉमा के अंदर है, यहाँ पे हम लोग कहेंगे है। अब देखो तीसरा कहा गया है ये सब उचित उप समुच्चय है, तो हाँ उचित उप समुच्चय देखो ये अवयव था, उसके बाहर एक ब्रैकेट लगा दिया गया, उसके बाहर एक महिला ब्रैकेट लगा दिए। अब महिला ब्रैकेट लगाने से वो क्या बन गया? उसका एक उप समुच्चय बन गया, उसका एक उप समुच्चय बन गया, तब ये हो जाएगा अपना सत्य। फिर एक आ गया एक एलिमेंट है ए का, तो ये भी क्या है? सत्य है, इसका एक है एलिमेंट। क्या एक उचित उप समुच्चय है का? नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगा है, ब्रैकेट जब तक नहीं लगेगा तब तक वो उचित उप समुच्चय नहीं माना जाएगा, तो ये उचित उप समुच्चय नहीं है, तो ये हो जाएगा असत्य। अगला 1 2 5 सबसेट है ए का?
हाँ सबसेट है इसका, प्रॉपर सबसेट है ए का, क्योंकि सारे देखो ये सारे अवयव इसमें है और एक एक्स्ट्रा भी है। यही हमें देखना होता है कि क्या इसके सभी अवयव इसमें है। अगर सभी अवयव है तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। तो क्या ये सत्य होगा 1 2 5? नहीं सत्य है। क्यों? क्योंकि अवयव का है, ये अवयव नहीं रह गया अभी ये इसका एक उचित समुच्चय बन गया। हमें बताया था जब महिला ब्रैकेट बनता समुच्चय बन जाता है, तो महिला ब्रैकेट यहाँ बना हुआ है, ये क्या बन गया, समुच्चय। तो इसका मतलब ये एक असत्य है, ये अवयव नहीं रह गया। 1 2 3 1 2 3 3 जो है अलग नहीं है 4 से, और यहाँ अलग कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये भी अपना असत्य हो जाएगा। वो पूरा 3 और 4 एक ही अवयव माना जाएगा। तो अगला देखते हैं हम लोग, फाई अवयव है ए का। तो क्या फाई हम लोग यहाँ दिख रहा है? फाई कहीं नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, असत्य। यहाँ फाई ए में कहीं भी नहीं है, इसका अवयव नहीं है। लेकिन जब उचित उप समुच्चय बनाएंगे अगले प्रश्न में कहा गया फाई उचित उप समुच्चय है ए का। तो उचित उप समुच्चय तो सबका होता है फाई, तो कुछ रिक्त समुच्चय है ये, तो इसलिए इसका जब हम ए का उचित उप समुच्चय बनाएंगे, अभी आगे प्रश्नों में हम लोग देखेंगे, पीछे बताया भी गया है कैसे उचित उप समुच्चय बनाते हैं, लेकिन अभी आगे प्रश्नों में और देखेंगे तो फाई देखेंगे सब में उचित उप समुच्चय के रूप में आएगा। तो फाई उचित उप समुच्चय है ए का, ये सत्य हो जाएगा। यहाँ देखो फाई मझले ब्रैकेट के अंदर आ गया है, और फिर कहा जा रहा है कि इसका उचित उप समुच्चय है। तो फाई मझले ब्रैकेट के में आने की वजह से एकल समुच्चय बन गया, और एकल समुच्चय यहाँ हम लोग का नहीं बनता है, उससे वृत्त समुच्चय के रूप में फाई आता है। तो फाई का ब्रैकेट में आने की वजह से ये हो जाएगा अपना असत्य, ठीक, ये असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। आप प्रश्नों को अपने कॉपी में उतारते रहिए और लिखते रहिए, जो रिवीजन हम बता रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न 4 देखते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। इन सबके उप समुच्चय लिखने हैं, तो चलो देखते हैं कि क्या होगा उप समुच्चय। तो सबसे पहला उप समुच्चय में फाई लिखना होता है, क्योंकि फाई सबके लिए समुच्चय होता है, और ए का उप समुच्चय ए स्वयं होगा और कोई नहीं बनेगा। अगले में देखते हैं उप समुच्चय। यहां सबसे पहला उप समुच्चय क्या बनेगा अपना, फाई। फिर क्या बनेगा, ए बन जाएगा, फिर बनेगा बी, और उसके बाद ए भी स्वयं अपना उप समुच्चय होगा, ठीक, ए भी अपना स्वयं उप समुच्चय होगा। ऐसे ही अगले बनाते हैं, क्या होगा इसका उप समुच्चय। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला उप समुच्चय क्या बनाएंगे हम लोग, फाई, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर क्या ले सकते हैं 1 और 2, और क्या हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 ले लिए, और क्या ले सकते हैं 2 और 3, 2 और 3, और कोई है नहीं, स्वयं भी हो जाएगा ये 1 2 3, 1 2 3 स्वयं उप समुच्चय बन जाएगा। हमने बताया चेक करने के लिए 2 की पावर n फार्मूला होता है, कितने अवयव, 1 2 3, 2 के घात 3 कर दो, कितने अवयव बनना चाहिए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से 8 इसके उप समुच्चय बन गए। उप समुच्चय की बात कर लो फाई का, तो फाई का एक अकेला एक लौता उप समुच्चय फाई ही होगा, ठीक। फाई सबके पास होता है, लेकिन फाई का कोई नहीं होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, छोटा सा प्रश्न हम लोग का, जैसा कि आप लोग पीछे डिफिनेशन बताया गया कि घात समुच्चय क्या होता है। यहाँ पूछेगा पी ए, मैंने बताया था पीछे शुरुआत में लेक्चर के कि ये P मतलब पावर होता है A, मतलब इसका घात समुच्चय के कितने अवयव है, यदि A बराबर फाई, मतलब A में अगर फाई अवयव है तो इसके कितने अवयव है। तो PA बराबर एक फार्मूला लिखा गया था, आप लोगों को पता करना हो 2 की पावर n लगा दीजिए। अभी यहाँ कितने अवयव है, 0 अवयव है, कोई अवयव नहीं है, तो क्या हो जाए 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 का मतलब हो जाता है 1, इसकी घात कितनी बन जाएगी 1, ठीक। कुल मिला कितने अवयव मिल गए हम लोग को,
1 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग का प्रश्न नंबर 5 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो हम लोग का 6 नंबर प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। तो आप लोगों को अंतराल समझाया गया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पहला दिया गया है कि x इस प्रकार से है कि x एलिमेंट है r का, अर्थात रियल नंबर का, वास्तविक संख्याएं है। और कहा गया है x जो है -4 से बड़ा है। तो हमने बताया था जब यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं लगा रहेगा, मतलब कि 4 सम्मिलित नहीं हुआ। जब 4 सम्मिलित नहीं हुआ है तो जब 4 सम्मिलित नहीं हुआ कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे? छोटा ब्रैकेट। 4 सम्मिलित नहीं हुआ है इसका मतलब छोटा ब्रैकेट। और यहाँ देखो 6 सम्मिलित हुआ है, x क्या है? 6 से छोटा है और उसके बराबर है। तो जब 6 सम्मिलित हुआ है तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट बना दो। बहुत ही सिंपली देखना है, अगर सम्मिलित हुआ है तो छोटा ब्रैकेट, सम्मिलित नहीं हुआ है तब छोटा ब्रैकेट, सम्मिलित हुआ है तो बड़ा ब्रैकेट बना देना है। यहाँ पे देखो -12 दिया गया है तो इसका मतलब सम्मिलित नहीं है। और इधर देखो -10 है, यहाँ भी बराबर नहीं लगा है, मतलब कि x क्या है? -10 से छोटा है, तो मतलब कि -10 सम्मिलित नहीं है। यहाँ -10 लिख लेंगे। ऐसे ही अगला देखते हैं। कहा गया x जो है 0 से बड़ा है उसके बराबर है। बराबर होने का मतलब सम्मिलित है, तो यहाँ पे अपना 0 आ जाएगा। सम्मिलित है मतलब कि बड़ा ब्रैकेट। फिर 7 से छोटा है और बराबर नहीं लगा है, x क्या है? 7 से छोटा है और बराबर नहीं लगा है, तो इसका मतलब सम्मिलित नहीं हुआ है। तो छोटा ब्रैकेट बनाएंगे, सम्मिलित नहीं हुआ है तो। और 4 की बात कर ले तो यहाँ कहा गया है x जो है वो 3 के बराबर है, उससे बड़ा है। तो बराबर मतलब सम्मिलित हुआ है तो बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे। और यहाँ पे कहा गया है कि x छोटा है और बराबर है 4 के, तो इसका मतलब यहाँ पर भी सम्मिलित हुआ है, तो यहाँ हम लोग बना देंगे बड़ा ब्रैकेट। तो इस प्रकार से हमने देखा जहाँ सम्मिलित हुआ है वहां पे बड़ा ब्रैकेट, जहां सम्मिलित नहीं हुआ है वहां पे छोटा ब्रैकेट बना दिए। आप लोग इसको उतार लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे हमें अंतरालों के रूप में दिया गया है और समुच्चय के रूप में लिखना है। तो उसी का बिल्कुल उल्टा है प्रश्न नंबर 6 का। देखो यहाँ क्या लिखे? सबसे पहले x सच दैट x इस प्रकार से है कि x एलिमेंट है रियल नंबर का। छोटे ब्रैकेट का मतलब है कि सम्मिलित नहीं हुआ है x। छोटे ब्रैकेट का मतलब सम्मिलित नहीं हुआ है, तो -3 सम्मिलित नहीं है, मतलब -3 से बड़ा होगा x, -3 से बड़ा होगा। और इधर भी देखो छोटा ब्रैकेट बना हुआ है, तो इसका मतलब इधर भी सम्मिलित नहीं हुआ है और x छोटा होगा 0 से। तो इस तरीके से हमने इसको समुच्चय के रूप में लिख दिया। ठीक, इस छोटे ब्रैकेट का मतलब सम्मिलित नहीं हुआ है, छोटे ब्रैकेट का मतलब सम्मिलित नहीं हुआ है। x such that x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ देखो सम्मिलित हुआ है तो 6 सम्मिलित है, अर्थात x जो होगा वो 6 के बराबर होगा और उससे बड़ा होगा। और इधर भी सम्मिलित है तो छोटा होगा किससे? 12 से। ये भी हो गया। अगले प्रश्न में देखते हैं कि x such that x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ कहा गया है, ये देखो छोटा ब्रैकेट बना हुआ है, इसका मतलब सम्मिलित नहीं हुआ है। और सम्मिलित नहीं हुआ तो हम लोग बनाएंगे सिर्फ स्मॉलर देन का चिन्ह बनाएंगे 6x। ठीक, अब यहाँ इसका मतलब ये है कि x क्या है? 6 से बड़ा है बट 6 के बराबर नहीं है। और यहाँ देखो बड़ा ब्रैकेट बना है, इसका मतलब 12 के बराबर है, 12 के बराबर है और उससे छोटा भी है। ठीक, इस प्रकार से लिख दिया हमने। अगले प्रश्न में देखते हैं x such that x is element of real numbers। यहाँ देखो बड़ा ब्रैकेट बना हुआ है, इसका मतलब सम्मिलित हुआ है, तो -23 जो है वो x के बराबर भी है और उससे मतलब कि जो x है वो -23 के बराबर है, उससे बड़ा है, बट 5 से छोटा है, 5 से छोटा है और उसके बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ सम्मिलित नहीं किया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा सम्मिलित के लिए हमें कैसे लिखना है और जो सम्मिलित नहीं हुआ है उसके लिए कैसे लिखना है। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले लेक्चर्स में जाके आप, या नीचे वीडियो की लिंक दी गई है उसमें जाके जो अंतराल हमने समझाया आप लोग को उसको फिर से देख लीजिए, अच्छे से समझिए, तब बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत ही
अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है, यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो सार्वत्रिक समुच्चय में हमने आप लोग बताया कि एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके लिए बाकी सभी समुच्चय उप समुच्चय बनते हैं, ठीक। अर्थात कोई भी समुच्चय होगा उस सार्वत्रिक समुच्चय का उप समुच्चय कहलाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज का समुच्चय है, मतलब कि एक समकोण त्रिभुज होता है और अगला है समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। समद्विबाहु त्रिभुज मान लिया, बना दिया हमने। तो इन दोनों के लिए हम कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे ये हमें बताना है। तो इसको मान लो ये एक समतल में बने हुए हैं, ये अपना समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, और ये बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब क्या कहेंगे हम लोग इसके लिए। तो इसके लिए हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय क्या प्रस्तावित करेंगे कि दिए गए सभी त्रिभुजों के लिए एक सार्वत्रिक समुच्चय है। मतलब चाहे जो त्रिभुज होगा उसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय रहेगा। सार्वत्रिक समुच्चय है, मतलब जो हमने सार्वत्रिक समुच्चय इसको दिया है वो क्या है, वो किसी भी प्रकार का त्रिभुज होगा, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे समविषमबाहु हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, कुछ भी हो। तो दिए गए सभी त्रिभुजों के लिए एक सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित होगा, ठीक। इस तरीके से लिख दिया हम लोग यहाँ कि चाहे जो त्रिभुज आ जाए इसके अंतर्गत वो उसका सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर ही रहेगा। तो दोनों के लिए हमने एक साथ यहाँ पूछा कि दोनों के आप क्या कहेंगे सार्वत्रिक समुच्चय में। हमने कह दिया कि सभी प्रकार के त्रिभुजों का एक समुच्चय है, वही अपना सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो इस प्रकार से मतलब प्रश्न नंबर 8 भी हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, क्या कहा गया है यहाँ पे कि समुच्चय A बराबर 1 3 5, B बराबर 2 4 6, C बराबर 0 2 4 6 8 तद्दत है। इन तीनों समुच्चयों A, B और C के लिए निम्नलिखित में कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकते हैं। मतलब कि इस तीनों के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय ले सकते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब है कि ऐसा समुच्चय जिसमें तीनों मिल जाए, जैसा कि पीछे आप लोग समझाया गया। तो देखो यहाँ 0 है, ठीक है, 1 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 6 मिल गया और 5 मिल गया, बट मिला क्या नहीं, 8 क्या इसका अवयव नहीं है, ठीक। इसलिए ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो सकता है। 5 तो ऑलरेडी नहीं ही होगा, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे अवयव नहीं, ये भी नहीं होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि यहाँ सारे अवयव हम लोग को मिल गए। तो 0 भी मिल गया, 1 भी मिल गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी अवयव मिल गए। अर्थात यही क्या होगा अपना सार्वत्रिक समुच्चय होगा। किसके लिए, A B C के लिए। और ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 0 नहीं है, इसका एलिमेंट 0 नहीं है। 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 है, बाकी सब है, बस क्या नहीं है, इसमें 0 नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कौन समुच्चय हो सकता, सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता, कौन नहीं सकता। तो अगली प्रश्नावली में मिलते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इससे बहुत से लोगों की हेल्प होगी। तो अगली प्रश्नावली हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।